नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई का पेपर होने वाला 17 जुलाई से, और इसमें हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं। इसमें आज मूल विधि का चौथा भाग है। मैंने 3 भाग पिछले वीडियो में अपलोड हुआ है। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये आज का भाग है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भाग बी। भाग ए अर्थात भाग 1 मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और जो दोस्त अभी ज्वाइन किए हैं, इसको मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, इस तरह स्टार्ट करते हैं टाइम गवाए बिना। धारा 37 जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है। अर्थात जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कर सकती है धारा 37 के अंतर्गत। आपको मैंने बताया था कि धारा 36 में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की जो शक्ति है उसका विवरण इसमें दिया गया है, और धारा 37 में जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता कर सकती है जनता। धारा 41 में पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक। धारा 41 जो है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट है धारा 41A या धारा 41 क, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना के संबंध में। दोस्तों, यदि किसी के विरुद्ध कोई वारंट जारी हुआ है या कोई नोटिस आई हुई है, तो उसको पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होना की सूचना 41A के अंतर्गत है। धारा 41D, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार प्रावधान है। या सभी दोस्तों, ये आप लोग को सभी लोग को पता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो पूछताछ के दौरान अपने किसी भी वकील से मिल सकता है जो उसकी पसंद का है। धारा 41D में ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं धारा 42, नाम व निवास न बताने पर गिरफ्तारी। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट धारा है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, यदि आप पुलिस आपका नाम या पता पूछता है तो आप उसे बता दीजिएगा। यदि आप नहीं बताते हैं तो वो आपको धारा 42 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है। धारा 44, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। यदि किसी की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी का क्या प्रोसेस है, ये धारा मजिस्ट्रेट द्वारा, ये धारा 44 में लिखा हुआ है। धारा 45, सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 45 सशस्त्र बल अर्थात आर्म फोर्स के सदस्यों को गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान करता है कि उनकी जो आर्म फोर्स है उनकी किस प्रकार से गिरफ्तारी की जा सकती है। धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाए। अर्थात यदि लेडीज अपराधी है तो उसको लेडीज कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती हैं। इस प्रकार से धारा कैसे की जाए, ये सभी टॉपिक्स उसमें लिखा हुआ है धारा 46 के अंतर्गत। धारा 52, आक्रामक आयुधों का अधिग्रहण करने की शक्ति। आयुधों अर्थात होता है कोई हथियार है। दोस्तों, आप जो भी पिस्टल या गन रखते हैं, ये धारा 52 के अंतर्गत आप रखते हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए जो लाइसेंस गन होती है, जो एक सिविलियन रखता है या वो धारा 52 के अंतर्गत ही रखता है। धारा 54A, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। दोस्तों, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 54A में की जाती है। अर्थात ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार है वो कोई दूसरा व्यक्ति हो, इसीलिए गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जो है 54A के अंतर्गत की जाती है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति आखिर में वही अपराधी है या नहीं। धारा 57, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। ये सभी लोग को पता है कि पुलिस द्वारा जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाता है। ये धारा 57 के अंतर्गत है। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि जो 24 घंटा लिया जाता है वो एक्सक्लूडिंग जब गिरफ्तार में जो टाइम लगता है, गिरफ्तारी में जो टाइम लगता है, और जो मजिस्ट्रेट के पास जाने में जितना समय लगता है, उन दोनों को छोड़ के, अर्थात आपको गिरफ्तारी के समय जितना समय लगेगा आपकी गिरफ्तारी में, और आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने में जितना समय लगेगा, उसको छोड़ कर 24 घंटा ये गिना जाता है।
एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। धारा 57 के अंतर्गत है। धारा 70 वारंट के प्रकार, वारंट कितने प्रकार का है इसके अंतर्गत है, धारा 70 के अंतर्गत है, बताया गया है। धारा 76 नेक्स्ट है, धारा 76 बंदी को कोर्ट के सामने पेशी। अच्छा, बंदी को किस प्रकार से कोर्ट के सामने पेशी किया जाएगा, ये धारा 76 के अंतर्गत है। धारा 77 गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान से निष्पादित किया जा सकता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपराध किया है, किसी भी भारत के किसी भी स्थान पे अपराध किया है, तो गिरफ्तारी का जो वारंट है वो भारत के किसी भी स्थान से निष्पादित किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए मुंबई करता है कोई भी अपराध और वो तुरंत भाग जाता है और रहने लगता है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो मुंबई से या उत्तर प्रदेश से या किसी और अन्य जगह से जहाँ से पुलिस को लगे कि ये अपराधी है, तो वहाँ से तुरंत उसको गिरफ्तार करने का वारंट जारी हो जाएगा। धारा 77 के अंतर्गत एक धारा इंपॉर्टेंट है। धारा 82 किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी करना। कोई व्यक्ति यदि फरार है उसको हाजिर होने के लिए धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा की जाती है। धारा 82 के अंतर्गत जैसे विजय माल्या जी हैं, इनको धारा 82 के अंतर्गत ही फरार व्यक्ति घोषित किया गया था। नेक्स्ट है धारा 83। धारा 83 में जो है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित है। आपको पता है कुर्की क्या होती है, यदि कि सभी जो अपराधी है उनकी जो संपत्ति जब्त कर ली जाती है सरकार द्वारा, उसको धारा 83 के अंतर्गत रखा जाता है। धारा 93 तलाशी वारंट जारी किया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति या किसी घर की तलाशी का वारंट जो जारी किया जाता है वो 97 के अंतर्गत है। धारा 125 जो है भरण पोषण के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, बीवी का, माता का, पिता का, पुत्र का, पुत्री का, भाई का, बहन का, किसी का जो भरण पोषण का अधिकार है वो धारा 125 के अंतर्गत है। अब 125 अंतर्गत में ए धारा जो है वो अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए पुत्र एवं पुत्री दोनों जिम्मेदार हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 125A। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए कौन जिम्मेदार है, पुत्र या पुत्री या दोनों, तो इसका आंसर है दोनों जिम्मेदार है अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए। 125A के अंतर्गत आएगा। धारा 129 सिविल बल का प्रयोग करके जमा को तीतर बितर करना। यदि कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई है तो उसको तीतर बितर करने के लिए पुलिस को सिविल बल का प्रयोग कर सकती है। धारा 129 के अंतर्गत है। धारा 130 जमाव को तीतर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। यदि भीड़ अधिक हो गई है, सिविल बल द्वारा भीड़ तीतर बितर नहीं हो रही है, तो पुलिस उस पर सशस्त्र बल अर्थात आंसू गोले या लाठी चार्ज का हल्का प्रयोग कर सकता है। ये धारा 130 के अंतर्गत उनको ये शक्ति दिया गया है। धारा 144 इम्पोर्टेंट है और धारा 144 सभी को पता होगा। आशंकित खतरे या न्यूसेंस रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। भारत के किसी भी स्थान पे दोस्तों यदि कोई भी शंका होता है कि यहाँ पे खतरा है तो धारा वहाँ 144 लग जाती है। हमेशा न्यूज़ में अखबारों में धारा 144 का दिया जाता है। धारा 144 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं धारा 153। भार साधक अधिकारी द्वारा उस थाने के सीमाओं के अंतर बाट एवं मापों के निरीक्षण से संबंधित है। दोस्तों, बाट एवं मापों के निरीक्षण में अर्थात व्यापारी से के अंतर्गत है कि जो बाट और माप कोई भी सामान तौलते हैं तो उसकी जो जांच की जाती है वो धारा 153 के अंतर्गत उसमें निहित है और उसमें भार साधक अधिकारी उसकी जांच करते हैं। ये CRPC धारा 153 के अंतर्गत है। धारा 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। दोस्तों, यदि कोई पुलिस किसी भी घटना का इन्वेस्टिगेशन किया है तो वो पुलिस अपने बड़े अधिकारी को किस प्रकार से रिपोर्ट देगा, वो इसमें धारा 158 में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से रिपोर्ट दी जाएगी। धारा 164A बलात्कार की शिकार की चिकित्सा
परीक्षा। यदि कोई रेप विक्टिम है तो उसकी जो चिकित्सा परीक्षा की जाएगी वो धारा 164A के अंतर्गत की जाएगी। धारा 164A में लिखा हुआ है कि रेप विक्टिम की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करने और रिपोर्ट करने के संबंधित। या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या करने वाला होता है तो उसकी जो जांच होती है वो धारा 174 के अंतर्गत पुलिस करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। धारा 438 अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अग्रिम जमानत जो मंजूर होती है वो सत्र न्यायालय भी दे सकता है या उच्च न्यायालय भी दे सकता है, अर्थात दोनों दे सकता है अग्रिम जमानत। और ये धारा 138 के अंतर्गत इनकी शक्ति निहित है, अर्थात सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो शक्ति है अग्रिम जमानत देने की ये 438 में निहित है। दोस्तों इसमें एक नोट्स है। इसमें कभी कोई ये पूछ लेता है कि ट्रांजिट रिमांड किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी अभियुक्त को राज्य या जिला का पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे राज्य या जिला में ले जाया जाता है तो उसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। अर्थात यदि कोई पुलिस किसी अपराधी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात एक जिला से दूसरे जिला में या एक राज्य से दूसरे राज्य में न्यायालय की आज्ञा से ले जाता है तो इससे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो यूपीएससी से और भी अधिनियम पे बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।